नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कहा, पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और उसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प तथा समर्पण हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों के लिए विश्वास का सेतु बनने को कहा। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के पंढरपुर में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई सड़कों की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच तालमेल बनाने का आह्वान किया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.24% हुई। हरियाणा सरकार ने राजस्थानी उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 अधिसूचित किया। ये अगले वर्ष 15 जनवरी से प्रभावी होगा। तमिलनाडु में तेज वर्षा। भारत ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पर जानलेवा ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। स्कॉटलैंड के साथ मैच में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं निखिल कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शीर्ष स्तर पर इसलिए पहुंची है क्योंकि वो हमेशा आम आदमी से जुड़ी रही है। नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र में श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आम आदमी के विश्वास का सेतु बनने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और इसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प तथा समर्पण हैं। भाजपा के महासचिव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों की बेहतरी के लिए काम करने को कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव संभावित राज्यों में चुनावी रणनीति और भाजपा शासित राज्यों में सरकारों की उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों तथा पार्टी प्रमुखों ने पिछले 5 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। श्री यादव ने कहा कि पंजाब में भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर एक रिपोर्ट दी है। इससे पहले बैठक के उद्घाटन भाषण में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लाखों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनावों में पार्टी के वोटों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि श्री नड्डा ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री प्रधान ने कहा कि विश्व के बड़े देश कोविड संकट के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व की प्रभावी भूमिका की सराहना कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बैठक में COP26, भारत की विदेश नीति, कोविड टीकाकरण, लॉकडाउन के दौरान जनता के लिए उठाए गए कदम और किसानों के कल्याण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पूरे दुनिया में सराहनीय काम जो वैक्सीनेशन का हुआ है, उसको बात करते हुए हम ये भी याद रख रहे हैं कि हमारी ही देश में विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह उठाया। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिला करके साइंटिफिक और मेथोडिकल तरीके से वो बात को विस्तार से राजनीतिक प्रस्ताव में डिस्कस हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में लोगों ने ये जता दिया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम महाराष्ट्र के पंढरपुर में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई सड़कों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग NH 965 के 5 खंडों तथा श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग NH 965G के 3 खंडों पर 4 लेन पैदल पथ की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पालकी के लिए समर्पित पैदल पथ बनने से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध होगा। लगभग 221 किलोमीटर लंबी पालकी मार्ग संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग देवघाट से मोहाल तक तथा तकरीबन 130 किलोमीटर लंबा संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग पतास से टोंडाले बोंडाले तक होगा। इसकी अनुमानित लागत 6,690 करोड़ तथा 4,400 करोड़ रुपए से अधिक होगी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री 223 किलोमीटर से अधिक लंबी निर्मित या अपग्रेड सड़क परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनकी लागत 1,180 करोड़ रुपए से अधिक है। ये सड़कें विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को पंढरपुर से जोड़ती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र ने अच्छी वृद्धि दर्ज की है। बिहार में पूर्वी चंपारण में मोतिहारी के पिपराकोठी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न की पैदावार कर शानदार काम किया है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय कृषि को सतत और लाभकारी बनाने के लिए बहुस्तरीय प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेती करने के तौर तरीके बदलकर हम कम भूमि पर अधिक पैदावार ले सकते हैं। उन्होंने परंपरागत ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक के बीच तालमेल करने को भी कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल से देश के विकास में योगदान करें। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज जब आप एक नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप अपनी रुचि के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। आप देश के विकास और उन्नति में योगदान करते रहेंगे। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में श्री नायडू ने कहा कि कोविड ने हमें महत्वपूर्ण सीख दी है और हमें अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 108 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28 लाख 40 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल कोरोना के लगभग 11,000 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 12,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 526 मरीजों की मौत हुई। स्वस्थ होने की दर 98.24% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत असम में 95% पात्र लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी से बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मणन ने बताया कि राज्य में अब तक कुल 2 करोड़ 89 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगले 15 दिनों तक असम में सभी पात्र लोगों को टीका लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के मद्देनजर लोगों से अतिरिक्त सतर्क रहने की अपील की है। सरकार ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कानपुर में एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया है। कानपुर जिले में जीका वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 79 तक पहुंच गई है और कल 13 और मरीजों में इसके लक्षण पाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों से प्रत्येक मरीज की लगातार निगरानी करने को कहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम को परीक्षण के लिए और उन्हें अपने परिवेश को साफ रखने की सलाह देने के लिए कमांड सेंटर में तैनात किया गया है, जो 24 घंटे काम करते हुए स्थिति पर नजर रख रही है। कानपुर के जिलाधिकारी विशाल जी ने कहा कि टीम भी लोगों को वायरस, इसके प्रसार और लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर मदद कर रही है।
कानपुर नगर में आज तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और टीका पॉजिटिव पेशेंट से फीडबैक लेने के लिए उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर अनूप कुमार श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 अधिसूचित कर दिया है। ये अगले वर्ष 15 जनवरी से प्रभावी होगा। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में 75% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए ये अधिनियम इस वर्ष 2 मार्च को पारित किया गया था। अधिनियम के तहत अधिकतम कुल मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम कर 30,000 रुपए किया गया है। ये अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित देयता साझेदारी तथा सामान्य साझेदारी कंपनियों और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होगा जो 10 या इससे अधिक लोगों को वेतन, मजदूरी या किसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर काम देते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कहा, पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और पार्टी की मान्यताएं सेवा, संकल्प और समर्पण हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों के लिए विश्वास का सेतु बनने को कहा। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के पंढरपुर में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई सड़कों की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच तालमेल बनाने का आह्वान किया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.24% हुई। हरियाणा सरकार ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 अधिसूचित किया। ये अगले वर्ष 15 जनवरी से प्रभावी होगा। तमिलनाडु में तेज वर्षा। भारत ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पर जानलेवा ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। स्कॉटलैंड के साथ मैच में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 70% अनुमोदन के साथ वे रेटिंग सूची में सबसे ऊपर हैं। श्री मोदी को पूरे विश्व के वयस्क लोगों से अधिकतम अनुमोदन मिला है।
मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के वर्ष 2019 से पूरे विश्व से आंकड़े एकत्र करने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी को 60% से अधिक अनुमोदन मिला है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ऑब्रेदोर 66% अनुमोदन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44% के साथ छठे स्थान पर हैं। भारत ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पर आज ड्रोन से हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में आतंकवाद और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इराक में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रवक्ता ने हमले में जनहानि पर चिंता व्यक्त की और दोहराया कि भारत इराक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को क्षेत्रीय देशों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन नई दिल्ली में होगा। इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में भारत, रूस, ईरान तथा मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हिस्सा लेंगे। भारत ने इस बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों देशों से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। हालांकि पाकिस्तान ने मीडिया के जरिए संकेत दिए हैं कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि पाकिस्तान का ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मानसिकता दर्शाता है कि वो अफगानिस्तान को अपना संरक्षित क्षेत्र मानता है। तालिबान के उप प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग ऐसी सभी बैठकों का स्वागत करते हैं जिनका उद्देश्य अफगानिस्तान की मदद करना हो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार लेकर आता है प्रतिदिन आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बिपिन चंद्र पाल को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 नवंबर 1858 को ब्रिटिश भारत के सिलहट क्षेत्र में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती नेता बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल थे। ये तीनों नरमपंथियों द्वारा अपनाई जाने वाली याचिकाओं के तरीके पर सवाल उठाते थे और राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तर्क देते थे। 1886 में बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने भेदभावपूर्ण शस्त्र अधिनियम को निरस्त करने के लिए मजबूत दलील दी। 1905 के बंगाल विभाजन ने बिपिन चंद्र पाल को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने 1906 में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें अरबिंदो घोष जल्द ही संपादक के रूप में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर याद किया जाता है। अरबिंदो घोष के साथ उन्होंने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी अपनाने, विदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों वाले एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रतिपादक के रूप में पहचाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने अनुशीलन समिति की स्थापना में भी मदद की, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया और साप्ताहिक कक्षाओं तथा बातचीत के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। असहयोग के रूप में होने वाले विरोध में उनका विश्वास नहीं था और इसी मुद्दे पर उनका महात्मा गांधी से मतभेद था। 1920 में पाल उन वरिष्ठ नेताओं में से थे जिन्होंने असहयोग पर गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध इस तथ्य पर किया था कि ये स्व सरकार को संबोधित नहीं करता।
बिपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की हिमायत की। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक विधवा से शादी की और ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। बिपिन चंद्र पाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। वे एक अच्छे नेता, शिक्षक, पत्रकार, वक्ता और लेखक थे। आकाशवाणी इस महान स्वतंत्रता सेनानी की राष्ट्रवादी भावना को सलाम करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद अश्विनी कुमार दत्ता को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 7 नवंबर 1923 को हमें अलविदा कह दिया था। दत्ता को बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की ओर आकर्षित किया और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 1908 में नवगठित पूर्वी बंगाल और असम की सरकार ने स्वदेश बांधव समिति पर प्रतिबंध लगा दिया और दत्ता को लखनऊ में जेल में डाल दिया। विधिर बांधन काटबे तुमी एमन शक्तिमान, तुमी की एमनी शक्तिमान, आमादेर भांगा गड़ा तुम्हार हाथे, एमन अभिमान तुम्हादेर एमनी अभिमान। 1921 में महात्मा गांधी इस महान नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बारीसाल गए थे। आकाशवाणी इस देशभक्त को सलाम करता है जिसने अपने जीवन के अंत तक भारतीय जनता के लिए याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 7 नवंबर 2000 को हुई थी। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए थे। बाद में उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया। स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यम ने कई मौकों पर केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दी और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत करने में मदद की। उन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के सिलसिले में आकाशवाणी आपके लिए प्रतिदिन एक विशेष कार्यक्रम लाता है। इसके तहत COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख करते हैं। आज हम बात करेंगे एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विचार सामने रखा था। ये पहल एक वैश्विक ग्रिड की स्थापना का आह्वान करती है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी समय स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा पहुंचाने में सक्षम हो। इससे ऊर्जा भंडारण की जरूरत कम होगी, सौर परियोजनाएं उपयोगी होंगी और कार्बन उत्सर्जन तथा ऊर्जा लागत में कमी आएगी। पावर एंड यूटिलिटी KPMG में वैश्विक प्रमुख तथा नवीकरणीय ऊर्जा के जाने माने विशेषज्ञ अनीश डे ने आकाशवाणी से एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पर बातचीत की। In future, most of energy delivery will be in the form of electricity. Most of energy generation will also be in the form of electricity. And in that context, large electricity grids which take advantage of the time differences across the world, especially when it comes to solar power, becomes very, very important. And that's why this initiative of One World, One Sun, One Grid is also very important, because the sun never sets at some part of the world. And if we have the grid, then we can transfer the energy from the plots where the sun is allowing generation to happen to the parts where generation is not happening. This is where the initiative is important. It should be led as a directional goal of interconnecting the world as much as possible. COP26 में 15 वर्षीय विनिशा उमाशंकर अर्थ शॉट पुरस्कार के अंतिम
प्रतियोगियों में एक थी। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम ने विनिशा को स्वच्छ ऊर्जा पर बोलने को कहा। विनिशा के श्रोताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे विश्व नेता शामिल थे। विनिशा ने कहा कि मैं केवल भारत से आई एक लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं पृथ्वी की एक लड़की हूं। I want to act. I am not just a girl from India. I am a girl from Earth, and I'm proud to be so. I'm also a student, innovator, environmentalist, and entrepreneur. But most importantly, I'm an optimist. Today I ask with all due respect that we stop talking and start doing. We, the Earthshot Prize winners and finalists, need you to back our innovations, projects, and solutions. Not an economy built on fossil fuels, smoke and pollution. We need to stop thinking about old debates because we need a new vision for a new future. तमिलनाडु के 27 जिलों में उत्तर पूर्व मानसून के प्रभाव से तेज बरसात हो रही है। क्षेत्रीय मौसम विभाग और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व मानसून से अभी तक राज्य में 43% अधिक वर्षा हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आज स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। जिलों के प्रशासन को जलाशयों में बढ़ते जल स्तर पर नजर रखने और उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। चेन्नई के आसपास के जलाशयों से 2000 क्यूसेक से अधिक अतिरिक्त पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 कंपनियां तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और मदुरई जिलों में भेजी गई हैं। बारिश प्रभावित जिलों में शैक्षणिक संस्थान 2 दिन बंद रहेंगे। निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आश्रय के रूप में काम करेंगे। अन्य जिलों के लोगों को अगले 2 दिनों के लिए चेन्नई जाने से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण ट्रेनें और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बारिश में 4 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। 260 घर नष्ट हो गए। समुद्र में मौजूद मछुआरों को तुरंत तटों पर लौटने की एडवाइजरी जारी की गई है। चेन्नई से हमारी संवाददाता खुशी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। T20 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में स्कॉटलैंड के साथ मैच में पाकिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। 125 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने 11 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि एनटीपीसी विशेष कंपनी है और देश में सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। एनटीपीसी के 47वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि एनटीपीसी को राष्ट्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर बढ़ना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र सेवाओं के कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वर्ष पहले 1 रैंक 1 पेंशन की लंबे समय से की जा रही मांग पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। श्री सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में सशस्त्र सेनाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मामलों का निपटारा तेज गति से किया जाएगा। बांग्लादेश के महाधिवक्ता एएम अमीन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ देश के मौजूदा कानून के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कहा, पार्टी किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है और उसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प तथा समर्पण हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों के लिए विश्वास का सेतु बनने को कहा। प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के पंढरपुर में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई सड़कों की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच तालमेल बनाने का आह्वान किया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 108 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.24% हुई। हरियाणा सरकार ने राजस्थानी उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 अधिसूचित किया। ये अगले वर्ष 15 जनवरी से प्रभावी होगा। तमिलनाडु में तेज वर्षा,
भारत ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पर जानलेवा ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।